वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चले हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, और रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार देख रहे थे, और इसके अंतर्गत श्रम सुधार कानून देखे थे हमने। श्रम सुधार जो भी हुए वर्ष 2014 के पश्चात उनको देखा, और इन्हीं श्रम सुधारों के अंतर्गत जो बड़े सुधार थे, जो कोड्स बने थे, उनको एक एक करके आज देखेंगे। सबसे पहले वेतन संहिता आई 2019 में, इसके बाद औद्योगिक संबंध कोड 2020 में आया, फिर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थितियां कोड आया 2020 में, और फिर सामाजिक सुरक्षा कोड आया 2020 में। तो एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेतन संहिता अधिनियम 2019, इसके बारे में देखते हैं। वेतन संहिता सभी कर्मचारियों के लिए एक क्षेत्र और वेतन सीमा पर ध्यान दिए बिना सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान को सार्वभौमिक बनाती है। अब यहाँ से इन्होंने यह निश्चित किया कि जो कर्मचारी हैं उनको एक न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाएगा और वेतन जो है समय पर भुगतान किया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ से सामने आई। विधेयक का उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना था। जो 2014 में सुधार हुए वहाँ पर उसका जो मुख्य मुद्दा था वो जवाबदेहिता और पारदर्शिता ही थी। पारदर्शिता लानी थी सरकार को, तो इसलिए नीति आयोग भी आया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के लिए थी। अब पारदर्शी बनाना था और देश में न्यूनतम वेतन और श्रम सुधारों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करना था। वेतन और मजदूरी संहिता के अंतर्गत भारत के सभी कामगारों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने का प्रावधान है। ये प्रावधान इसी के अंतर्गत है ताकि एक मजदूर को निर्धारित न्यूनतम मजदूर तो दी ही जाए। वर्ष 2019 से पहले भारत में उपस्थित श्रम कानूनों में न्यूनतम मजदूरी की अलग अलग परिभाषाएं थीं, किंतु वेतन मजदूरी संहिता में न्यूनतम मजदूरी की सार्वभौमिक परिभाषा को स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर एक परिभाषा बना दी गई, कुछ एक मानक बना दिए गए जहाँ से देखा जाएगा कि न्यूनतम मजदूरी यह कहलाएगी। तो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग जो विस्तृत श्रम कानून थे उन सबको इकट्ठा करके समाहित कर दिया। यहाँ पर मजदूरी संहिता में कामगारों के लिए कामकाजी घंटों के संदर्भ में अब अस्पष्टता को दूर करते हुए उन्हें 8 घंटे निर्धारित किए। अब पहले मजदूरों का क्या था, कामकाजी घंटे निर्धारित नहीं थे या फिर अस्पष्ट थे, तो अब यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया कि कामकाजी घंटे 8 घंटे ही होंगे। 8 घंटे से ज़्यादा का काम मजदूर से नहीं लिया जाएगा। 8 घंटे से अधिक का कार्य या श्रम को ओवर टाइम के रूप में माना जाएगा, और इसके लिए अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि एक कार्य दिवस में कुल कामकाजी घंटे 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकते, ओवर टाइम और विश्राम अंतराल को शामिल करते हुए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी स्पष्ट की गई। केंद्र सरकार को श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार है, और यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है। केंद्र या फिर राज्य सरकारों द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी फ्लोर वेज से अधिक होनी चाहिए। यह विधेयक वेतन की परिभाषा को सरल बनाता है और यह सभी कार्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन भुगतान का प्रावधान करता है। यह कार्यबल के 100% हिस्से तक न्यूनतम वेतन के लिए वैधानिक संरक्षण भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई कि पहली चीज़ तो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, और कार्य दिवस के जो घंटे हैं उनको निर्धारित किया गया कि इतने घंटे तक मजदूर कार्य करेगा, और इससे ज़्यादा घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा काम किया तो उसको ओवर टाइम माना जाएगा, उसके लिए अतिरिक्त जो है उनको भुगतान किया जाएगा। और ओवर टाइम मिलाकर, इसके अलावा जो अंतराल बीच में मिलता है उसका टाइम भी मिलाकर 12 घंटे से ज़्यादा काम आप नहीं करवा सकते। 12 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा मजदूर। तो ये चीज़ निर्धारित की गई यहाँ पर, और यहाँ पर वेतन की परिभाषा को सरल बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो केंद्र सरकार है वो अलग अलग क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार वेतन का और न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर सकती है। केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएगी। इसके आगे देखेंगे, नियोक्ता द्वारा कामकाज को न्यूनतम मजदूरी न उपलब्ध कराने की स्थिति में कामगार निकटतम मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील कर सकता है। यहाँ पर अपील का अधिकार भी दिया गया और कुछ वैधानिक अधिकार भी दिए गए। पत्रकारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी या फिर पारिश्रमिक को एक अलग तकनीकी समिति जो है उसको निर्धारित करेगी। उन सभी रोजगार क्षेत्रों में वेतन और बोनस भुगतान को नियंत्रित करता है जहाँ पर कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या फिर विनिर्माण किया जा रहा है। वेतन संहिता अधिनियम 2019 4 श्रम कानूनों को समाहित करता है। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 वाला,
मजदूरी भुगतान कानून 1936 वाला, बोनस भुगतान कानून 1965 वाला और समान पारितोषिक कानून 1976। तो इन सबको समाहित कर कर एक वेतन संहिता बनाई गई 2019, वेतन संहिता अधिनियम 2019। इन 4 कानूनों को समाहित किया गया। इन कानूनों को याद रखना है। न्यूनतम मजदूर कानून कब आया था? 1948 में। मजदूर भुगतान कानून 1936 का है। इसके बाद बोनस भुगतान कानून 1965 का है और समान पारितोषिक कानून 1976 का है। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020 आया और इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों के काम करने वाले जो कर्मचारी थे और श्रमिक थे, इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ इसको संशोधन किया गया और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितने भी कानून थे उनमें संशोधन किया गया और उनका समेकन किया गया। तो ये जो संहिता है ये उन सब कानूनों का संशोधन और समेकन ही है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, भवन और अन्य निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा एवं उपकर और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके श्रमिकों के प्लेटफॉर्म और वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी सूचना से संबंधित मसौदा नियमों को 13 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया गया था। सामाजिक श्रम संहिता के अंतर्गत 9 सामाजिक सुरक्षा कानूनों को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा असंगठित जो सुरक्षा संहिता है असंगठित और गिग इकोनॉमी में कार्य करने वाले कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यह जो संहिता है ये प्रावधान करती है कि कृषि श्रमिकों को भी बढ़ा दिया जाए। इस संहिता के प्रावधानों को कृषि श्रमिकों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर पहले क्या था, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक थे, इसके अलावा कृषि श्रमिक थे उनके लिए भी इस संहिता को बढ़ा दिया गया। अब वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके ऊपर भी यही नियम लागू होंगे जो इस संहिता में दिए गए हैं। संहिता ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, निश्चित अवधि के कर्मचारियों और गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों को आदि को शामिल करके कवरेज क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। तो ये सारे जो क्षेत्र के मजदूर हैं या फिर श्रमिक हैं उनके ऊपर ये लागू होती है। साथ ही गिग वर्कर्स को नियोजित करने वाले एग्रीगेटर्स को सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% योगदान करना होगा। कुल योगदान एग्रीगेटर द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को देय राशि से के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है गिग वर्कर्स, यहाँ पर ये कहा गया है गिग वर्कर्स। अब ये गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? जो गिग वर्कर्स होते हैं जैसे कि फ्रीलांसिंग वाले काम करने वाले लोग हैं और कुछ ऐसे लोग जो कि टेम्परेरी काम करते हैं, किसी एक समय पर कुछ कर लिया फिर कुछ कर लिया, तो टेम्परेरी जो जिनकी जॉब निश्चित नहीं होती उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत इन वर्कर्स को भी रखा गया और इसके अलावा एग्रीकल्चर एग्रीगेटर्स को भी रखा गया। इसके अलावा जो श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र के, संगठित क्षेत्र के, उनको भी रखा गया। तो एक व्यापक क्षेत्र इसको प्रदान किया गया सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020। इसके बाद है औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020। इसके अंतर्गत क्या था? इस संहिता के अंतर्गत ट्रेड यूनियन जो है, औद्योगिक प्रतिष्ठान, उपक्रम में रोजगार की शर्तें, औद्योगिक विवाद की जांच और निपटान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित किया गया। बिल को दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया था। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 3 अधिनियमों। अब 3 अधिनियम कौन कौन से हैं? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इनके प्रासंगिक प्रावधानों को समामेलित करता है, सरल और युक्ति संगत बनाने के लिए प्रस्तावित है। औद्योगिक संबंध संहिता में कंपनियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कामगारों को काम पर रखने और उनकी छंटनी करने से संबंधित प्रावधान को आसान किया गया है। जिन कंपनियों में 300 तक के कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या 300 है कंपनीज में कर्मचारियों की संख्या, उन्हें कर्मचारियों की भर्ती और छंटनी के लिए श्रम विभाग की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों की सीमा को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। पिछले 100 से अधिक कामगारों और वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इससे छूट थी। औद्योगिक संबंध संहिता में इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया है। यानी कि कोई औद्योगिक इकाई है, वहाँ पर अगर 100 श्रमिक काम करते हैं तो उसको इससे छूट दी जाएगी। और अब इस 100 वाली सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले ये सीमा 100 थी, अब 300 हो गई। अगर किसी औद्योगिक इकाई में 300 श्रमिक काम करते हैं तो उनको इस नियम से छूट दी जाएगी। यानी कि कर्मचारियों की भर्ती और छंटनी के लिए जो श्रम विभाग की इजाज़त लेनी पड़ती है उसकी ज़रूरत उनको नहीं होगी। इसके बाद अगला तथ्य है, कामगारों को यदि हड़ताल पर जाना है तो इसके लिए उन्हें 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। यदि कोई मामला ट्रिब्यूनल में लंबित है तो इस मामले से संबंधित हड़ताल कामगारों के द्वारा नहीं की जा सकती। जिन कामगारों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने कौशल की कमी के कारण निकाला है, उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए कौशल कोष की स्थापना का प्रावधान है और जिसमें नियोक्ता द्वारा
योगदान एवं अन्य स्रोत से पैसा आएगा। स्थायी आदेश का नया प्रावधान हर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसमें पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 300 या 300 अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे या फिर कार्यरत थे। तो ये सारी चीज़ें इस संहिता के अंतर्गत आई। इसके बाद अगला है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2020। इसमें क्या क्या था? व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 किसी प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों के लिए एक व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य दशाओं में विनियमन करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करने वाली संहिता है। यह अधिनियम 13 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करता है। नियोक्ता द्वारा एक निर्धारित आयु से अधिक आयु वाले कामगारों के लिए वर्ष में एक बार निःशुल्क चिकित्सा जांच की जाएगी। इसके माध्यम से पहली बार कामगारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होगा। चारों श्रम संहिताओं के माध्यम से देश के जटिल श्रम कानूनों का समीकरण और सरलीकरण हुआ है। इससे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और न्यूनतम मजदूरी की सार्वभौमिक परिभाषा इससे संबंधित विवादों में कमी आएगी। भारत में व्यावसायिक क्षेत्र में लाल फीताशाही में कमी आएगी और इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। अब पहले क्या होता था, अब जो औद्योगिक इकाई होती है तो औद्योगिक इकाई में एक कोई किसी को ठेकेदार बना देते हैं, वो मजदूरों को लेकर आता है, उसका मैनेजर कोई और होता है, इकाई का मालिक कोई और होता है और ठेकेदार के हाथों में सारी चीज़ें होती हैं। अब बीच में क्या होता है, मालिक से अगर किसी मजदूर के लिए 100 रुपये आ रहे तो 100 रुपये में से 20 रुपये खा लिए बीच में मैनेजर ने, उसके बाद फिर 20 रुपये खा लिए ठेकेदार ने या फिर उससे भी ज़्यादा। तो पता चला जो मजदूर है, मजदूर के हाथ में 60 रुपये ही पहुंच रहे हैं। उसकी मेहनत का जो 100 रुपये है वो मजदूर के हाथ में पहुंचा कितना, 60 पहुंचा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें आ गई तो ये नहीं हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, अब फिक्स कर दिया कि न्यूनतम मजदूरी इतनी तो देनी ही है। कभी अगर ठेकेदार ने 20 की जगह 40 खा लिए उसका मन, कभी 40 की जगह 50 ही खा लिए उसका मन। अब ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अब निर्धारित हो गया कि सरकार ने निर्धारित कर दिया इस काम के लिए इतनी मजदूरी देनी होगी। अगर इस काम के लिए किसी मजदूर को 100 रुपये देने हैं तो मजदूर तक 100 रुपये पहुँचेंगे, ये अब निश्चित हो गया। तो यहाँ से पारदर्शिता आएगी और मजदूरों को उनका हक मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हुई। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर GST, और ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, नोटिफिकेशन सारा कुछ वहीं मिलता है। तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो उसका टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये सारी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।